अभी हमने पढ़ा मौर्य काल में राजनीतिक जीवन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा। राजनीतिक जीवन कैसा था, है ना, या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था के उपरांत हम प्रकाश डालते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। सामाजिक जीवन मौर्य काल में कैसा था मित्रों, तो कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करेंगे। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले जानते हैं कि मौर्य काल में 4 वर्ण प्रचलित में थे, प्रचलन में थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके संदर्भ में अलग अलग मत आए हैं। जैसे देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या कहा कि जो शूद्र था, शूद्र वर्ग था, ये कृषि कर सकता था, व्यापार भी कर सकता था, पशुपालन भी कर सकता था, और एवं शूद्रों की सेना में नियुक्ति भी की जा सकती थी या होती थी। ये ऐसा कौन कहा? कौटिल्य ने। जबकि मेगस्थनीज ने 7 जातियों का वर्णन किया। देखिए, कौटिल्य ने 7 जातियों की बात नहीं की थी, ठीक है, केवल शूद्र की बात की थी। उसने ये नहीं बताया कौटिल्य ने कि कितने वर्ण थे, ठीक है। लेकिन मेगस्थनीज प्रॉपर कहता है कि 7 जातियां थी, या कहे 7 वर्गों में विभाजित किया मौर्यकालीन समाज को, ठीक है। जिसके अंतर्गत उसने क्या कौन किसे किसे रखा, जहां से प्रश्न बनते हैं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। DKPK MNY ये 7 जातियां थी जो मेगस्थनीज ने मौर्यकाल में बताया। अर्थात मौर्यकालीन समाज को उसने 7 वर्गों में विभक्त किया। अशोक के अभिलेखों में भी इससे संबंधित कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्या क्या उल्लेख है? ब्राह्मण का उल्लेख है, सामंत जिसे क्षत्रिय कहा, क्षत्रियों को सामंत अभिलेखों में अशोक ने कहा, ठीक। वैश्यों को इब्य कहा, क्या कहा? इब्य, वैश्यों को इब्य कहा, ठीक है। शूद्रों के लिए सेवक शब्द प्रयोग मिला है। इनके अलावा सम्राट अशोक ने अभिलेखों में दास एवं सैनिकों का भी जिक्र किया। ये हो गई वर्गीय विभाजन, ठीक है। कहानी में नहीं सुनाऊंगा, जितना सारगर्भित तथ्य है वही बताऊंगा। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो मित्रों, मौर्य काल में कौटिल्य ने 4 आश्रम व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है जो प्राचीन काल में भी प्रचलित थे। कौन कौन से? तो कौटिल्य ने 4 आश्रमों का जिक्र किया जो प्राचीन काल में भी प्रचलित थे। कौन सा? पहला तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम। इसी कड़ी में कौटिल्य ने बताया कि मौर्य काल में किसी भी वर्ण का व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति हो, वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने का अधिकारी था। ऐसा कौटिल्य ने मत दिया। तीसरा बिंदु है विवाह प्रणाली। विवाह प्रणाली कैसी थी मौर्य काल में, ठीक है, या विवाह प्रणाली एवं ये विवाह प्रणाली मान लीजिए, या इसी की जगह आप बोल सकते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा, देखिए, विवाह प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि मौर्य काल में अपनी ही जाति या अपने ही वर्ग के लोगों के मध्य ही विवाह होते थे। अर्थात अपनी ही जाति से विवाह किया जाता था, अन्य जाति में विवाह नहीं होते थे, ठीक है। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का भी जिक्र किया। ये वही 8 प्रकार के विवाह हैं जो वैदिक काल में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत होते थे। कौन कौन से? जैसे प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, है ना, राक्षस विवाह, और भी थे। 8 प्रकार के विवाह की बात की थी मैंने, है ना। देव विवाह, आर्य विवाह, ये सब विवाह थे। अच्छा, प्रचलन में क्या क्या था मौर्य काल में? प्रचलित क्या क्या है, ये जो मैं बताने वाला हूं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधे पूछता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में क्या प्रचलन था, क्या नहीं था स्त्रियों के संदर्भ में। पहला तो विवाह विच्छेद की अनुमति थी। विवाह विच्छेद की भी अनुमति थी महिलाओं को। विधवा का विवाह भी होता था, अर्थात विधवा विवाह की भी अनुमति थी। पुनर्विवाह की भी अनुमति थी महिलाओं को। एवं बहुविवाह, है ना, एक ही महिला के कई पति हो सकते थे। बहुविवाह का भी प्रचलन था। और सबसे बड़ी चीज तलाक प्रथा भी प्रचलित थी मौर्य काल में, ठीक है। और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या थी मैंने बताया था
नियोग प्रथा क्या थी, मैंने बताया था कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री का विवाह तब तक मान्य होता था जब तक उस देवर से एवं उस महिला से एक पुत्र, एक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। जब संतान की उत्पत्ति हो जाती थी तो ये विवाह रद्द कर दिया जाता था, विवाह जो है विवाह खत्म माना जाता था। लेकिन इस नियोग प्रथा से जन्मी संतान को क्या कहा गया था, मैंने बताया था प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में क्षेत्रज, क्या कहा गया था, क्षेत्रज कहा गया था। वही नियोग प्रथा यहाँ भी है, जो प्राचीन काल की नियोग प्रथा थी वो मौर्य काल में भी स्थिर रही, बनी रही। ठीक है, कुछ शब्द और एक चीज, सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, सती प्रथा प्रचलन नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन यूनानी लेखकों ने इसका भी उल्लेख कर दिया कि सब प्रचलित था। ठीक है, अब कुछ शब्दावली हैं 3-4 जहां से कभी कभी मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और अन्य एग्जामों में भी पूछ लेता है। जैसे छंदवासिनी, छंदवासिनी क्या है? छंदवासिनी का मतलब जो विधवाएं विवाह नहीं कर सकती थी, अर्थात मान लीजिए कोई महिला है और यदि वह विधवा है और वह विवाह नहीं की है या विवाह नहीं कर सकती, उसे छंदवासिनी कहा गया। अर्थात जो विधवा महिलाएं होती थी उनका विवाह नहीं होता था, वो छंदवासिनी कहलाती थी। ठीक है, गणिकाएं, गणिकाएं क्या थी, ये स्वतंत्र रूप से गुप्तचरी का कार्य करती थी, गुप्तचर विभाग में थी ये। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, इनमें कोई रोक टोक नहीं था, ये स्वतंत्र रूप से गुप्तचरी का कार्य करती थी, इसलिए इन्हें गणिकाएं कहा गया। आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र रूप से गुप्तचरी करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया, आपका उत्तर होना चाहिए गणिकाएं। अगला है रूप जीवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूप जीवा क्या है, ये भी स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति, यहां महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया, रूप जीवा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनसे भी टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इन वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, इनसे कर भी लिए जाते थे। और ठीक है, अब बात करते हैं, अगला शब्द है अनिष्कासनी, अनिष्कासनी अर्थात जो घर से ना निकलता हो। ठीक है, कौटिल्य ने इसके बारे में अपना मत दिया कि अनिष्कासनी किसे कहा, संभ्रात घर की स्त्रियां, संभ्रात मतलब सम्माननीय घर की या कहीं प्रतिष्ठित घर की। ठीक है, तो ये संभ्रात या कहीं प्रतिष्ठित घर की जो स्त्रियां थी ये प्रायः घर के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिष्कासनी कहा गया। ठीक है, इस निष्कर्ष से, ये जो निष्कर्ष मैंने लिखा और यहाँ पे बताया, इसके हिसाब से अगर निष्कर्षतः परिणाम स्वरूप ये बोला जाए कि महिलाओं की दशा के संदर्भ में, तो महिलाओं की दशा तो उन्नति नहीं थी, महिलाओं की दशा उन्नत अवस्था में नहीं थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ महिलाओं के विरुद्ध प्रथा थी तो कुछ महिलाओं के लिए ठीक ठाक थी। जैसे विवाह, तलाक की अनुमति, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, है ना, ये हो सकते थे। ठीक, लेकिन बहुविवाह और नियोग प्रथा ये थोड़ा महिलाओं के सम्मान पर प्रश्न उठाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति उन्नत नहीं थी परंतु सम्मानजनक थी। ठीक है, इसके बाद अगले अब बात करेंगे भोजन व पेय। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगला बिंदु है भोजन व पेय। देखिए, मौर्य काल में जो समाज था वो मांसाहारी भी था एवं शाकाहारी भी था, दोनों प्रकार के भोजनों का प्रचलन था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज उस समय मौर्य समाज में मदिरा पान, और आजकल हम बोलते हैं शराब, ठीक है, अल्कोहल, लेकिन ये उस काल में उसका जो शुद्ध हिंदी वाक्य है वो है मदिरा पान, तो मदिरा पान का भी प्रचलन था। ठीक है, कौटिल्य ने, अब अच्छी चीज ये है, पता यहां से चला कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मदिरा के प्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है, मदिरा के प्रकारों का वर्णन कौटिल्य ने किया। अब बात करते हैं दास प्रथा पर। देखिए, दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था क्योंकि स्वयं सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में दास और सैनिकों का जिक्र किया है।
ठीक है। दूसरा चीज, दास जो थे मौर्य काल में, जो दास थे उनकी स्थिति सम्मानजनक थी, ठीक है, उनका आदर किया जाता था, निरादर नहीं किया जाता था, ठीक है, और उनकी सम्मानजनक स्थिति थी। एवं ये प्रायः अनार्य वर्ग के होते थे, ठीक है, ये आर्य भी होते थे लेकिन अधिकांशतः अनार्य ही थे। दासों का क्रय विक्रय भी होता था, ये याद रखिएगा, दासों का क्रय विक्रय भी किया जाता था। यदि दास चाहे तो वह अपने स्वामी को दासता का मूल्य चुकाकर दासता से मुक्ति प्राप्त कर सकता था, अपने स्वामी को मूल्य चुकाकर दासता से छुटकारा पा सकता था। अच्छा, कौटिल्य ने, सबसे बड़ी चीज देखिएगा, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का जिक्र किया है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का जिक्र किया है, जबकि इंडिका में मेगास्थनीज ने दासों का जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। एक मिनट, त्रिपिटकों में 3 या 4, मोस्टली 3 ही मानिएगा, ठीक है, तो 3 या 4 प्रकार के दासों का जिक्र किया गया है। इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, त्रिपिटक में, सॉरी, मेगास्थनीज की इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौटिल्य ने जाति की बात नहीं की थी, मेगास्थनीज ने दास की बात नहीं की थी। ये रहा दास प्रथा। अब बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में आप भी जानते हैं समुचित, मौर्य काल में समुचित प्रबंध किया गया है, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में भी बताया, जैसे पहला अभिलेख था पशु बलि की निंदा की एवं पशु बलि की रोकथाम के लिए उसने समुचित उपाय भी किए थे, ठीक है। दूसरे लेख में यह भी लिखा चिकित्सा व्यवस्था, अर्थात मनुष्य एवं पशुओं के लिए औषधालय एवं चिकित्सालयों का भी निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी योजनापूर्ण तरीके से कार्य किया गया था मौर्य काल में। ये रहा मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो अगला पार्ट होगा वो मौर्यकालीन कला से होगा, ठीक है। मौर्य काल में कला कैसी थी, जहां से प्रश्न प्रबल संभावना होती है बनने की, बने भी हैं। और मौर्य काल में कला, अर्थात कला का क्या स्थान था मौर्य काल में, उस पर आज विशेष चर्चा होगी। और आप यकीन मानिए कि इतना महत्वपूर्ण पार्ट होगा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो इसे नजरअंदाज करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुके हैं और आने वाले समय में बनने की प्रबल संभावना भी है। इसे तो आपका यहां पर पूरा दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। संपूर्ण दृष्टि यहां पर रखें और इसे पूरा अपने मन मस्तिष्क पर बैठा लें। तो मौर्य काल में कला के अंतर्गत ये पढ़ेंगे अपन कि इस 2 चीज की बात करूंगा, स्थापत्य कला, मूर्ति कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे स्तंभ अभिलेख, सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्तंभ अभिलेख जो है ये मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अब यहां से जो प्रश्न बने हैं, जैसे अभी मैं बताऊं 2018 या 19 यूपी पीसीएस के पेपर में प्रीलिम्स में आया था कि अशोक के स्तंभों का निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ है। 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो यहाँ जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्तंभ अभिलेख जो थे इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार है। चुनार के बलुआ पत्थर एवं एकाश्म पत्थर एवं चमकदार पॉलिश भी हैं एवं आकृति सुंडाकार है। तो ये चीजें याद रखिएगा, चुनार के बलुआ पत्थर, एकाश्म पत्थर और सुंडाकार आकृति एवं चमकदार पॉलिश भी है स्तंभ अभिलेखों में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब यहां से भी प्रश्न बने हैं कि यह स्तंभ अभिलेखों में उत्कीर्ण क्या क्या है। तो स्तंभ अभिलेख के शीर्ष पर मित्रों पशुओं की आकृति बनी हुई है, पशुओं की आकृति बनी हुई है, ठीक है। मैं 3 उदाहरण दूंगा जिसमें उन स्तंभों में पशुओं की आकृति है, जहां से प्रश्न बनते हैं। संकिसा स्तंभ, मित्रों संकिसा स्तंभ उत्तर प्रदेश के
फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, संकिसा स्तंभ में हाथी का, शीर्ष पर हाथी का चित्र है। रामपुरवा स्तंभ बिहार में है, यहाँ पर वृषभ अर्थात बैल का अंकन है। 3 स्तंभ साथ में, रामपुरवा वही है, लौरिया नंदराज ये भी बिहार में है, सांची मध्य प्रदेश में है। इन तीनों में सिंह की आकृति, याद रखिएगा, इन तीनों स्तंभों में शीर्षों में सिंह की आकृति है, शेर की आकृति है। जो गई बात स्तंभ अभिलेख की। ठीक है, कई यूनानी लेखक आए जिन्होंने स्तंभ, अशोक के स्तंभों की तुलना ईरानी से कर दी, अर्थात ईरानी परंपराओं के अनुसरण से ही, ईरानी कलाकृतियों के अनुसरण से ही अशोक ने स्तंभों का निर्माण करवाया, ऐसा कहा यूनानी लेखकों ने। दूसरा बात करते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत सारनाथ स्तंभ, अत्यंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारनाथ स्तंभ। ठीक है, क्योंकि इसे जानना ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी तो है। सारनाथ का स्तंभ आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए मित्रों, इसमें है क्या क्या। ठीक है, इसमें सारनाथ स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर हैं, 4 सिंह है। क्वांटिटी, मात्रा क्या क्या है, दिमाग में एकदम रट लीजिए, 4 सिंह है। ठीक है, तथा नीचे सारनाथ के स्तंभ में नीचे पार्ट में 4 पशु हैं, ऊपर 4, शीर्ष पर 4 शेर है जो आक्रामक अवस्था में है। ठीक है, चारों दिशाओं में फैले हुए। नीचे जो है 4 पशु अंकित हैं। पशुओं का क्रम भी याद करिए, पहले कौन सा, दूसरा बैल, तीसरा हाथी, चौथा सिंह। ठीक, सारनाथ स्तंभ में बीचों बीच सेंटर में एकदम 4 चक्र बने हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। सबकी क्वांटिटी 4 है, ये याद रखिए। ठीक है, 4 चक्र बने हुए हैं, प्रत्येक चक्र में 24 आरे हैं। एक चक्र में 24 आरे। इस तरह के कितने चक्र हैं, 4 चक्र। कहाँ बने हैं, मिडिल पार्ट में। ठीक है, बीचों बीच। सारनाथ स्तंभ में मित्रों एक 32 आरे वाला भी चक्र था जो संभवतः शीर्ष पर था। ठीक है, 32 आरे वाला चक्र, किंतु था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खंडित अवस्था में पाया गया था और अब तो और भी क्षति हो गई उसकी। ठीक है, खंडित अवस्था में था। ये 32 आरे वाले चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। 32 आरे याद रखिएगा, 24 आरे वाले को नहीं, 32 आरे वाले को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है मित्रों, सबसे बड़ी चीज और, सारनाथ स्तंभ में सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। सत्यमेव जयते भी उत्कीर्ण है, जो किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण करवाया था। ठीक, देवनागरी लिपि में, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अब बात करते हैं स्तंभ अभिलेख के बाद मौर्य काल में स्तूपों की। ठीक है, स्तूपों की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, वो है पिपराहवा स्तूप। कौन सा, पिपराहवा स्तूप नेपाल की तराई में वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। ठीक है, तो पिपराहवा। इसके बाद अब महत्वपूर्ण है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, सांची स्तूप। ठीक है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय। ठीक है, मित्रों सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप की खोज सन 1818 में 2 नाम सामने आते हैं। आप कोई भी माध्यम उठाकर देखेंगे तो 2 अलग अलग नाम आते हैं, रॉयलेट एवं टेलर। कहीं कहीं रॉयलेट लिखा है, कहीं कहीं टेलर लिखा है, तो आप रॉयलेट को थोड़ा मान्यता दीजिएगा। नाम याद करने का है ट्रिक है कि रायसेन में सांची स्तूप है, तो राय से रायसेन, राय से रॉयलेट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, सांची स्तूप का प्राचीन नाम क्या था? यहां से प्रश्न कई दफा बने। प्राचीन नाम काकनाद वाट था। सांची स्तूप का प्राचीन नाम, या कहें सांची का प्राचीन नाम काकनाद वाट था। ठीक है मित्रों, सांची स्तूप की खोज तो रॉयलेट या कहें टेलर ने की, जबकि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? जॉन मार्शल ने।
ठीक है, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप में जान डाल दी पुनः, ठीक है, वो पुराना हो चुका था तो इसलिए जॉन मार्शल आते हैं उसमें जान डाल देते हैं अर्थात जीर्णोद्धार करवाते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? इसे 1989 में शामिल किया। अशोक ने इसका निर्माण अपनी पत्नी देवी के कहने पर करवाया। देवी कौन थी? विदिशा के एक श्रेष्ठ व्यापारी की पुत्री थी जिसका विवाह सम्राट अशोक से होता है, तो सम्राट अशोक ने अपनी रानी देवी के कहने पर ही इसका निर्माण करवाया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, सांची स्तूप में 3 स्तूप बने हुए हैं, 3 स्तूप। पहला स्तूप तो बुद्ध के अवशेष से बना है। बुद्ध के अवशेष कहाँ रखे गए? पहले स्तूप में, जिसे महास्तूप कहा जाता है, ये याद रखिएगा, जिसे महास्तूप कहा जाता है। पहले स्तूप में बुद्ध के अवशेष, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम। पहले स्तूप में बुद्ध के अवशेष हैं, महास्तूप कहा जाता है। ये पहले ईंटों से बनी थी, ठीक है, ये पहले ईंटों से बनी थी। महास्तूप के चारों ओर लकड़ी की वेदिका, काष्ठ वेदिका या लकड़ी की वेदिका, ठीक है, याद रखिएगा, ईंटों से बनी हुई है, चारों तरफ लकड़ी की वेदिका थी। किंतु शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग आता है, शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग आता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने महास्तूप को की लकड़ी की वेदिका को पत्थरों में बना दिया, ठीक है, जो वेदिका थी उसे पत्थरों से निर्मित करवाया, वो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग था। यह याद रहेगा, ठीक है मित्रों। यहीं पे सांची स्तूप में तोरण द्वार भी बनवाए पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, तोरण द्वार एवं जो लकड़ी की वेदिका थी उसे पत्थरों में बदल दिया, कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। यह बात हो गई बुद्ध के अवशेष, पहला नंबर महास्तूप। दूसरे स्तूप में क्या है? दूसरे स्तूप में जो अशोक के समय बौद्ध प्रचारक थे, जो अशोक के समय बौद्ध प्रचारक थे, उनके अवशेष के ऊपर बने हुए हैं। याद रखिएगा, किसके समय? जब सम्राट अशोक के समय वो बौद्ध प्रचारक थे, उनके अवशेषों पर ही दूसरा स्तूप बना है। क्रम याद रखिए, दूसरे स्तूप पर सम्राट अशोक कालीन बौद्ध प्रचारकों के अवशेष, ठीक है। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरे स्तूप में महात्मा बुद्ध के परम शिष्य, प्रिय शिष्य कौन? महामोदगलायन एवं सारिपुत्र, महामोदगलायन एवं सारिपुत्र के अवशेष। ये क्रम फिर से बोलता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बुद्ध के अवशेष, महास्तूप की संज्ञा, ईंटों से बनी थी, लकड़ी की वेदिका थी, लकड़ी वेदिका को हटवाकर पत्थरों की वेदिका बनवाई पुष्यमित्र शुंग ने, तोरण द्वार भी बनवाए। दूसरे स्तूप पर अशोक के समय अशोककालीन बौद्ध प्रचारकों के अवशेष। तीसरे स्तूप पर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य महामोदगलायन एवं सारिपुत्र के धातु के अवशेष पर वो तीसरा स्तूप बना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सांची स्तूप क्लियर है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं भरहुत स्तूप की, बहुत फेमस है, कभी जाइए घूमने, आनंद आ जाएगा। सतना में है, कभी जाइए, बहुत ही शानदार स्थल है, ठीक है। ये सतना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप है। याद रखिए, ये फेमस इसलिए है कि सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की, या कहें सर्वप्रथम जातक कथाओं का, जातक कथा होती क्या है? ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा गया। तो सर्वप्रथम जातक कथाओं का अंकन भरहुत स्तूप के तोरण द्वार पर है, ठीक है, भरहुत स्तूप के तोरण द्वार पर। भरहुत स्तूप की खोज किसने की? 1873 में, 1873 में कनिंघम महोदय करते हैं, ठीक है, कौन करता है? कनिंघम महोदय करते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? ये शुंग कालीन, आपसे पूछे मौर्य कालीन है कि शुंग कालीन, तो आप बोलोगे शुंग कालीन है। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो फिर मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ इसे? क्योंकि अब स्तंभ की, स्तूप की बात हो रही थी, तो यहीं बताना मुझे ठीक लगा। तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने शुंग काल में करवाया। बाकी सांची स्तूप मौर्य काल में ही बना था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब बात करते हैं सारनाथ स्तूप की। सारनाथ स्तूप की जो उत्खनन हुआ 1905 में जॉन मार्शल करवाते हैं, लेकिन इससे पहले कनिंघम खोज कर चुके थे, लेकिन उत्खनन करवाया जॉन मार्शल ने। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ, केवल नाम पढ़ लीजिए।
सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है सारनाथ स्तूप में कि इसका प्राचीन नाम श्रीपत्तन मृगदाय था। श्रीपत्तन मृगदाय था, ठीक है। सारनाथ के स्तूप के पास ही, सारनाथ स्तूप के पास ही चौखंडी स्तूप एवं सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तूप के पास चौखंडी स्तूप और सारनाथ स्तूप है। अगला स्तूप है तक्षशिला स्तूप। तक्षशिला स्तूप की एक विशेषता ये है, सबसे हटकर है, गांधार शैली में निर्मित है। गांधार शैली में निर्मित स्तूप कौन सा है? तक्षशिला स्तूप। ये कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में पड़ता है ये, ठीक है। रावलपिंडी क्षेत्र में सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला स्तूप है, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था, ठीक है। जबकि निर्माण गुप्त काल में हुआ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में तक्षशिला स्तूप शामिल है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दिया। महत्वपूर्ण तो ये दो है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ एक आध स्तूप और है, फिर इसके बाद कला के अंतर्गत थोड़ा और है, फिर समाप्ति। मित्रों, मौर्य काल में कला के अंतर्गत हमने स्तंभों का अध्ययन किया, स्तूपों का अध्ययन किया, है ना। इसके बाद थोड़ा राज्य प्रसाद की चर्चा कर लेते हैं। राज्य प्रसाद अर्थात महल, ठीक है। चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद है, ठीक है। चंद्रगुप्त के राज्य प्रसाद की बात करूंगा। ये बिहार के पाटलिपुत्र क्षेत्र अर्थात वर्तमान पटना क्षेत्र में है, ठीक है। मित्रों, यहाँ पटना क्षेत्र के अंतर्गत, बिहार के पटना जिले के अंतर्गत बुलंदीबाग, कुम्भहार जैसे क्षेत्रों में उत्खनन से लकड़ी के विशाल भवन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये याद रखिएगा, स्पूनर महोदय ने। कहीं कहीं स्नूपर भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका स्पूनर महोदय थे, ठीक है। तो खोज पहले किसने की? स्पूनर महोदय ने, ठीक है। जैसे पटना क्षेत्र के अंतर्गत बुलंदीबाग नामक एक क्षेत्र से परकोटे के, राजप्रसाद के परकोटे के अवशेष प्राप्त होते हैं, जबकि कुम्भहार क्षेत्र से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। बुलंदीबाग से परकोटे के, जबकि कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, तो मेगास्थनीज ने जब पाटलिपुत्र का वर्णन किया तो वहां पर बताता है वो कि पाटलिपुत्र में निर्मित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की तुलना सूसा व एक बतना के राजमहलों से नहीं की जा सकती। मतलब इतना भव्य बना था, ठीक है। ये किसने कहा कि सूसा और बतना के राजमहलों से नहीं की जा सकती? मेगास्थनीज ने। जब गुप्त काल आता है तो उस समय एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है फाहियान, ठीक है। तो चीनी यात्री फाहियान जब गुप्त काल में आता है तो उसने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, पाटलिपुत्र में निर्मित चंद्रगुप्त के मौर्य के राजप्रसाद का निर्माण मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। अर्थात जो फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद जो है वो देवताओं द्वारा निर्मित है। किसने कहा? फाहियान ने। अब मौर्य कला के अंतर्गत अब हम बात करेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला मित्रों, कला देखिए, स्तंभ हो गए, स्तूप हो गए, इनके बाद भी मूर्ति कला पर भी विशेष ध्यान दिया गया है मौर्य काल में, ठीक है। ये कह सकते हैं कि मूर्ति कला भी अपनी अहमियत रखती थी मौर्य काल में। कैसे? जैसे पटना क्षेत्र के बेसनगर, ये विदिशा नहीं है, विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर था, लेकिन ये वाला बेसनगर पटना क्षेत्र में था या कहीं है। पटना क्षेत्र में पटना क्षेत्र के अंतर्गत बेसनगर में स्त्री की मूर्ति मौर्य कालीन है, ठीक है। जबकि दूसरा एक गांव है परखम गांव, परखम गांव में यक्ष की 6 फीट की मूर्ति मिली है, 6 फीट की मूर्ति मिली है, जो मूर्ति कला का जीवंत उदाहरण है मौर्य काल का, ठीक है। अच्छा, और भी आकृतियां हैं जो मूर्ति कला के बारे में बताती हैं। जैसे सम्राट अशोक अपने स्तंभों में सिंह की मूर्ति बनाया। सारनाथ स्तंभ बात करें, शीर्ष पर 4 सिंह है, उसमें 4 पशु भी हैं, ठीक है। दूसरा रामपुरवा स्तंभ में, जो बिहार में है, रामपुरवा स्तंभ में के शीर्ष पर सांड की आकृति है ना। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि मूर्ति कला भी
मूर्तिकला का भी मौर्य काल में विशेष योगदान था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार तो उस समय की जो मौर्यकालीन मूर्तिकला थी, मौर्यकालीन जो मूर्तिकला थी, जिस भारतीय सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति में उच्च कोटि की मानी जाती है। ये सभी प्रमाण ये बताते हैं कि भारतीय सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति में जो मौर्यकालीन मूर्तिकला थी यह उच्च कोटि की थी। ठीक है, भारतीय संस्कृति में जो मौर्य काल था, तो मौर्य काल में भारतीय संस्कृति में ये मूर्तिकला की देन अति विशिष्ट पहचान रखती है। ठीक है, इस प्रकार मौर्य काल में मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, मौर्यकालीन आर्थिक जीवन सब पर चर्चा हो चुकी है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे परवर्ती मौर्य शासक, अर्थात सम्राट अशोक के बाद जो भी आए राजा सम्राट, उनके बारे में चर्चा करूंगा, कौन कौन से सम्राट हुए। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 या 5 मिनट को होगा। उससे के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, कौन कौन सी परिस्थितियां हुई जो मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर ले गई। ठीक है, वो अगले पार्ट पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट पर।